हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम नीट एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक अच्छी है, उस पर एक वीडियो बना दो। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैसेज करके कि मैम कौन सी बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है नीट एग्जाम के लिए, कौन सी बुक हमको फॉलो करनी चाहिए। तो यार मेरा कहना ये है कि हमें हमेशा रिलेवेंट बुक्स और रिलेवेंट मटीरियल को ही फॉलो करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बच्चे नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनको कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए और क्या मटेरियल उनको पढ़ना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन सी बुक हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यार बायोलॉजी से, कि बायोलॉजी में आपको क्या बुक्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं 90% क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, ये बायोलॉजी की ही बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी में 90% तो पूछा ही जाएगा एनसीईआरटी में से। बात आती है मैम बाकी का 10% कहाँ से आएगा, तो वो भी बात करेंगे। एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर नीट के उठा के देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से भी मिल जाएंगे बहुत सारे। अब यार एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है कि जैसे कि अगर आप किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उस पैराग्राफ में से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने कितने तरह के क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं, वो सारे उस पैराग्राफ में से आपको अंडरलाइन करने हैं, हाईलाइट करना है। इस तरीके से आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एनसीईआरटी का यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, यार आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आईसीएससी हो या जो भी हो, सीबीएसई अगर है तो एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे होंगे, किसी भी बोर्ड से हो, बट यार एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। बट अगर आपको एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो इसके बाद में आपको बताने वाली हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये भी नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी अगर आप नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो यार ये सब आपको ईटीपी स्टार जो हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको ये सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप अगर दूसरे बोर्ड से भी हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटीपी स्टार की वेबसाइट पर जाइए, एटीपी स्टार की एप्लीकेशन को मोबाइल पर डाउनलोड करिए। आपको ये सारी एनसीईआरटी बुक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपको पीडीएफ फॉर्म पर वहां पर स्टडी मटेरियल में जाके और सारा जो भी एनसीईआरटी बुक्स है सारे सब्जेक्ट्स की वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी को हम हल्के में नहीं ले सकते। एनसीईआरटी बच्चे सोचते हैं यार मैम, जब भी हम पूछते हैं कि कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सी बुक फॉलो करें, आप हमेशा एनसीईआरटी के बारे में बोलते हो। यार एनसीईआरटी को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते। यार एनसीईआरटी के जो ऑथर्स है वो बहुत कई प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर्स और बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बुक लिखी हुई है। और अगर हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है तो हम सिर्फ उसी की बात करें पॉइंट टू पॉइंट, तो उसी में से अगर हम सिर्फ देखो यार, अगर आपको किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारी रेफरेंस बुक है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा प्यार है तो उसको आप डिटेल में पढ़ो, मना किसी ने नहीं किया, बहुत सारी किताबें उसके लिए। बट एग्जाम में क्या आएगा, वो रिलेवेंट मटीरियल, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसके लिए तो आप रिलेवेंट बुक्स ही चूज करोगे ना। तो वो रिलेवेंट बुक कौन सी है, एनसीईआरटी। तो अगर आप नीट एग्जाम को पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हो उसके लिए आई विल सजेस्ट एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी, फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स आल्सो। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों आपको बायोलॉजी के लिए पढ़नी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एक लाइन भी नहीं छोड़नी। अगर मैं बायो की बात कर रही हूँ तब तो आपको एक पैराग्राफ भी नहीं छोड़ना है, और उसमें से ये भी देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यूज, मैंने बोला 90% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो जो बाकी के 10% है वो तो हमने हमारे कोचिंग मटेरियल का नोट्स वो तो पढ़ लिए हैं। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। मैं बोलूंगी कि मिनिमम आप
सफिशिएंट होगा। 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो, प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स तक के क्वेश्चंस कर लेते हो, सफिशिएंट है। इससे पहले तक का कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ 10 सालों तक के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। तो यहाँ पर मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल है जिसमें आपके बहुत ज्यादा 32, 33 ईयर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है यहाँ पर। तो यार मैंने यहाँ पर जो 3 पर्टिकुलर बुक्स रखी है, उसको रखने का मेरा पर्पस क्या है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो वैसे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड भी कर लोगे, वो भी हो जाएगा। इन बुक्स को रखने का पर्पस है कि इन बुक्स में, जैसे कि यहाँ पर ये अरिहंत, एमटीजी और दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मतलब जैसे आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आपको उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं, तो इसमें सब टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे कि ये टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन आया था। इसलिए मैंने इंटेंशनली आपको ये 3 बुक्स यहाँ पर फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। इसमें भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस है बुक के, इसमें भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है। दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। यार पुराने पेपर्स किस टाइप से आए, पुराने क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है करना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप गार्ड बांध लो, करने ही करने हैं। जैसे ही आपके चैप्टर खत्म हो जाता है वैसे उसका पीवाईक्यू करना, इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कितना अच्छा लगता है कि यार पहले पुराने सालों के जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने कर लिए, इसका मतलब चांसेस है कि मैं आने वाले जो पेपर है उनके भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ। इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा मस्ट है। इसके बाद बात करूं तो लेक्चर नोट्स, जो भी कोचिंग में आप जा रहे हो, जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हो, तो आपके जो हैंड रिटन नोट्स है जो आप लेक्चर के ड्यूरिंग बनाते हो, लेक्चर में जो पढ़ते हो, जब टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाते टाइम जो बीच में क्वेश्चंस कराता है, बीच में प्रॉब्लम्स कराता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास रहना लेक्चर नोट्स। साल भर आप इन्हीं लेक्चर नोट्स से पढ़ते हो तो आपका एक माइंड सेट हो जाता है, उन्हीं नोट्स को बार बार देखते हो तो उन नोट्स की आपको आदत हो जाती है। और जिनसे आप पढ़ रहे हो फिर साल भर उन्हीं से पढ़ो, उनको बदलो नहीं। जैसे कि अगर एग्जाम में 3 या 4 महीने बाकी हैं तो फिर क्या होता है, अगर उस टाइम पे अगर आप बुक्स बदलोगे, उस टाइम पे अगर आप नोट्स बदलोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साल भर आपने जिस चीज से पढ़ा है आप उसी चीज से पढ़ो, ठीक है। तो लेक्चर नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उस कोचिंग का मटीरियल मेक श्योर कि मटेरियल रिलेवेंट होना चाहिए। यार ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ लिया। तो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उस कोचिंग का रिलेवेंट मटेरियल, एग्जाम के साथ वो कंटेंट मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लो और वो आता ही नहीं एग्जाम में। कोई भी टॉपिक है उस पर डिटेल में दिया हुआ है, इतना कुछ पूछा ही नहीं जाता। तो रिलेवेंट मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपके कोचिंग मटेरियल में आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट, उससे आपको पता लगता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो वो सही है कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं है। तो आप मॉक टेस्ट भी करो पूरे। मैं कहूँगी कि आपको बहुत सारे, एक साल के अंदर अगर आप 11th पर कर रहे हो तो 11th के बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, फिर 12th के बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। उसके बाद अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो अगेन केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आई विल सजेस्ट टू यू एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आराम से आप पढ़ सकते हो। फिजिकल में भी आप 2-3 चैप्टर है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं फिर बोलूंगी आपको कि नीट के पेपर में 90% क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट हो, 90% पोर्शन आपका एनसीईआरटी का आता है। बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी आनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी का सही तरीका आना चाहिए पढ़ने का। आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको उस पैराग्राफ में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका अंदाजा होना चाहिए। यार एनसीईआरटी में बताऊं, केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक्स 11th 12th सारे पार्ट्स मिलाकर, एग्जाम्पलर्स मिलाकर 8 किताबें हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं अकेले केमिस्ट्री की 8 बुक्स हो जाती है। अगर आप एग्जाम्पलर्स बुक भी मिला ले, ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर्स बुक है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक 11th प्लस 12th दोनों को मिला के भी कम से कम आपकी 8 एनसीईआरटी बुक्स हैं। तो इतना आप हल्के में नहीं ले सकते। आप बोलोगे मैम हर चीज में एनसीईआरटी, हर चीज में एनसीईआरटी। यार नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार तो,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही घुमा फिरा के आपसे वो एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस करेगा। तो इतना भी अगर आप कर लेते हो तो सफिशिएंट है। इसके बाद पीवाईक्यूज अगेन, कोई भी सब्जेक्ट हो पीवाईक्यूज करना ही करना है। इसके लिए वापस मैंने वही 3 किताबें ली, दिशा, एमटीजी और अरिहंत। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज दोनों ही क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सॉल्यूशंस ना देखें, पहले आप थियोरी पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, समझे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें आपके कोचिंग मटेरियल के साथ। देन आप जब पीवाईक्यूज पे आए तो आप बिना सॉल्यूशन देखे, जब तक आप मतलब एक पॉइंट आता है कि हार नहीं माननी है, लास्ट में जब आप आ जाते हैं कि नहीं यार हो नहीं पा रहा है, तब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट तो आपको करने ही करने बिना सॉल्यूशन देखे, तो कुछ हो सकता है। ठीक है, इसमें भी अगेन लेक्चर नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। इसके बाद कोचिंग मटेरियल और मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है फिजिक्स की। तो आप बोलोगे यार मैम आप वापस फिजिक्स में एनसीईआरटी बोलोगे। हाँ, मैं वापस फिजिक्स में एनसीईआरटी बोलूंगी, लेकिन यार आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़ना खुद से बच्चा खुद से नहीं कर सकता। फिजिक्स के एनसीईआरटी, बात सच है कि नीट का पेपर 90% यहाँ भी एनसीईआरटी से ही आएगा, बट खुद से पढ़ना डिफिकल्ट है एनसीईआरटी को, क्योंकि फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है वो लिखा इस तरीके से गया हुआ है कि आपको समझ नहीं आएगा। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में भी कई हद तक कुछ चैप्टर आप खुद से पढ़ सकते हो, बट वहां भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि फिजिक्स में तो मैं पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करूं तो आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे, उलझ जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसके लिए आपको टीचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फिजिक्स एनसीईआरटी को समझने के लिए टीचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, टीचर के नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, टीचर से समझना ही पड़ेगा। ये किताब ऐसी है, कुछ किताबें ऐसी होती है ना जो होती तो बहुत अच्छी है, कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, बट लिखी भी अच्छी तरीके से नहीं गई है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा उलझा देती है एनसीईआरटी फिजिक्स की। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि इसके पीछे जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, वो क्वेश्चंस आप जरूर से सॉल्व कर लें। यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल्स है, सोल्व एग्जाम्पल्स, वो भी आप जरूर से सॉल्व कर लें। जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप जरूर से सॉल्व कर लें। इसके बाद यहाँ से तो आप ठीक है ये और ये कर लोगे, थियोरी आपको टीचर से ही पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स की थियोरी आपको टीचर से ही पढ़नी पड़ेगी, टीचर के क्लास नोट्स देखने ही पड़ेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि अब देखो एनसीईआरटी की थ्योरी अगर आपने एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ी, लेकिन आप किसी टीचर की हेल्प से थ्योरी पढ़ के अगर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर रहे हो, एग्जाम्पल्स कर रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हो, अगर ये आपसे बन रहा है इट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, मैं बच्चों को कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप खुद से सेल्फ स्टडी के लिए फिजिक्स एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, आपसे नहीं होगा और आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है। ठीक है, तो बच्चे खुद से नहीं कर पाते, फिजिक्स एनसीईआरटी पर्टिकुलर आपके खुद के अकेले की बस की बात नहीं है, तो उसके लिए आपको टीचर की मदद लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए ईटीपी स्टार के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगेन फिजिक्स में भी कोई भी सब्जेक्ट हो यार, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज किसी भी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वापस से मैंने 3 किताबें ली हैं। मैं बताऊं, ये जो अरिहंत वाली किताब है जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, इससे पीवाईक्यूज तो मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यूज है ये तो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो इसमें क्या है, बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। सेम इसी तरीके से चैप्टर वाइज दिशा पब्लिकेशंस भी है, एमटीजी भी है, इसलिए मैंने इनको भी साथ रखा ताकि आपके पास चॉइस हो। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप इसमें से एक कोई भी किताब ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स है। और चैप्टर वाइज जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको सैग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी सैग्रीगेट करा हुआ है कि कौन से चैप्टर के कौन से पीवाईक्यूज है, और इवन टॉपिक वाइज भी सैग्रीगेट किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। इसलिए मैंने पीवाईक्यूज के लिए 3 बुक्स रखी है। याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
are very 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 important for NEET exam. For every exam previous year questions are very important. अब यार यहाँ पर बात आती है कि यार मैम आपने एनसीईआरटी की थियोरी एनसीईआरटी से खुद से बोला नहीं पढ़ सकते, टीचर की हेल्प से पढ़ सकते हो, तो उसके जो लेक्चर नोट्स है अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आप फिर भी एनसीईआरटी खुद से पढ़ लोगे, फिजिक्स के एनसीईआरटी आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, तो यहाँ पर ये जो लेक्चर नोट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिजिक्स के लेक्चर्स कौन से देख रहे हो, आप किस टीचर की हेल्प ले रहे हो, ठीक है। कोचिंग मटेरियल रिलेवेंट होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए, फालतू नहीं होना चाहिए, कि सोर्सेज जो होने चाहिए वो बहुत प्रिसाइज और रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। और डिसेंट और बाउंड और छोटा सा नॉर्मल सिंपल मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी टॉपिक पे इतना ज़्यादा डिटेल में कुछ दिया हुआ है कि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मटेरियल आपको फॉलो करना है। इसके बाद फिजिक्स में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप क्या क्या कर लेते हो, अगर आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हो, कि टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हो, इसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लेते हो, इसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी कर लेते हो, एग्जाम्पलर बुक भी कर लेते हो। इसके बाद देखो, भले आप फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद आपका जो रिलेवेंट मटेरियल है, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, उस कोचिंग का मटेरियल प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत सही तरीके से चूज करें सही मटेरियल, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं 5 स्टार लगा रही हूँ, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पता चलेगा कि सही में हमने वही थियरी, वही कंसेप्ट पढ़े हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किससे पता चलेगा? पीवाईक्यू से सही पता चलेगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो रिलेवेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आएगा पीवाईक्यूज करने से। इसके बाद अगर ये सब आप कर लेते हो, आप बोलो कि मैम मैंने ये सब कर लिया, ये सब डन हो गया, ये मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लिया, कोचिंग मटेरियल के प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कर ली है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं 10 सालों तक के। मैम अब कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए हो तो प्लीज बताओ, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आई विल सजेस्ट टू यू डीसी पांडे, आप कर सकते हो। डीसी पांडे के बाद एचसीवी में, नीट के बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, एचसीवी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एचसीवी में आप सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये भी हो जाता है तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट है, बस दैट्स इट। इतना कर लिया मतलब बहुत ज्यादा कर लिया, इससे तो कम ही पूछा जाएगा फिजिक्स में, से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एचसीवी के सोल्ड एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तक पहुंच गए तो भाई बहुत सही है। नीट में बस फिर तो आपने फोड़ दिया फिजिक्स को, ऐसा मान लो। अगर आप यहाँ तक ये सब करके, ये सब डन करके, आप देख लो यार आपको टारगेट क्या बनाना है, आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, आपको खुद को पता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट नीट एग्जाम में आपकी रैंक को इम्प्रूव करता है ना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे कोई और भी पढ़ रहा है, वैसे तीसरा भी पढ़ रहा है, लेकिन रैंक को इम्प्रूव करना और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करना और एक अच्छे कॉलेज का दिलाना फिजिक्स का काम है। फिजिक्स ही आपकी नीट के एग्जाम में रैंक को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि यही है जिसमें सब इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आपको तो तब देखना है कि यार आप क्या कर सकते हो और आप कितना करना चाहते हो। ये सारा कर लिया, ये तो सब कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो मतलब आपने जितना करना था उससे भी बहुत एक लेवल ऊपर ही करा है, कम नहीं किया, ठीक है। तो ये तो आपको फिजिक्स के लिए करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट आपको देने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना एक अलग बात होती है और उसको बार बार, क्योंकि एक ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर तैयारी करे जा रहे हो फिर एक साथ एग्जाम जाके फोड़ दोगे। एक दो एग्जाम तो देके देखो, तो वो जो लड़ाई तुम्हें उस दिन जाके लड़नी है, वैसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ तुम यहाँ भी लड़ लो तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए मॉक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो, अब आपका ड्रीम है कि आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है और नीट एग्जाम को क्रैक करना है, तो यार एक ATP स्टार टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के थ्रू आप
100% तक की स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। इसमें अप टू 100% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ये एग्जाम 27 फरवरी को होगा। एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, 1 आवर का एग्जाम होगा। आप लोग ये बच्चे अपने घर से ही, वहीं अपनी सिटी से ही इस एग्जाम को दे सकते हो। तो 27 फरवरी को ये एग्जाम होने वाला है। जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो बच्चे आगे अपने 11th के लिए, जो चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप जेई को टारगेट कर रहे हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो यार इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।